अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्टिव म्यूटिज़्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेक्टिव म्यूटिज़्म होता क्या है। और ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। बेसिकली जो सिलेक्टिव म्यूटिज़्म है ना, क्या है? एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर ज़्यादातर बच्चों में जो कि अक्सर स्कूल इन्वायरमेंट में जो है वहाँ पे नोटिस होता है। और एज अ स्पीच थेरेपिस्ट हमें इस डिसऑर्डर को एक बहुत ही डिटेल और एक अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। क्यों? ताकि हम बच्चों की को एक इफ़ेक्टिव थेरेपी जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अगर हम स्कूल में एज अ स्कूल थेरेपिस्ट, स्कूल काउंसलर भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम बच्चों को डायग्नोज़ कर सकें, उनको ट्रीट कर सकें, इवन अपने घर में बच्चों को, अपने इर्द-गिर्द बच्चों को देख सकें। अब ये जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें बेसिकली 3 मेन चीज़ें हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है रिलेटेड टू सिलेक्टिव म्यूटिज़्म। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिलेक्टिव म्यूटिज़्म होता क्या है, इसके रीज़न और सिम्पटम्स क्या होते हैं, और स्पीच थेरेपी में कौन-सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और उन्हें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ किस तरीके से अप्लाई किया जाता है फॉर दिस डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेक्टिव म्यूटिज़्म है क्या? तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म हमारे पास एक एंजाइटी बेस्ड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। मैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पे फोकस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये जो कैटेगरी है, जो जब भी हम सिलेक्टिव म्यूटिज्म की बात करते हैं तो हमें लगता है इसमें बोलने का प्रॉब्लम है। तो हम सिंपल एमसीक्यूज होते हैं जब, या कोई हमारा इंटरव्यू होता है, तो हम बोल देते हैं कि स्पीच एंड साउंड या एक लैंग्वेज का जो डिसऑर्डर है। तो यहाँ जो कैटेगरीज है ना, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है और याद रखना भी ज़रूरी है। तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म कम्युनिकेशन का डिसऑर्डर है। किस तरीके से कम्युनिकेशन का डिसऑर्डर है वो भी आपको समझ में आएगा। इसमें बच्चा जो है वो कुछ स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस में बात नहीं करता। ठीक है? स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन में, ठीक है, सोशली सिचुएशंस में बात नहीं कर पा रहा, तो मीन कम्युनिकेशन खराब है। तो किस चीज का डिसऑर्डर हुआ? कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हुआ। जबकि वो नॉर्मल तौर पर दूसरी सिचुएशंस में बिल्कुल ठीक तरह से बोल सकता है। अगर मैं इसको और सिंपल वे में आप लोगों को बताऊं, तो बच्चा जो है वो फॉर एग्जांपल वो घर पर पेरेंट्स और क्लोज जो उसके फैमिली मेंबर होते हैं उनके साथ बड़ा नॉर्मली बात करता है, लेकिन स्कूल, क्लास या स्ट्रेंजर्स के साथ के सामने बिल्कुल खामोश हो जाता है। अक्सर पेरेंट्स आप सुनते होंगे, आपको आगे कहते होंगे, घर में तो ये बड़ा बोलता है, सारा कुछ सही करता है, कोई बाहर का आ जाए तो ये बोलता ही नहीं है। ठीक है? अभी ठीक है जी। तो ये एक बड़ी ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट जो है बात है सिलेक्टिव म्यूटिज्म के बच्चों के अंदर, जिसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बच्चा बिल्कुल बोल ही नहीं सकता, उसकी स्पीच ही नहीं है, उसके पास लैंग्वेज ही नहीं है, या बच्चा अभी जो है वो बोलना नहीं चाहता। ऐसा भी नहीं होता, बल्कि असल में बच्चा क्या है, स्वेयर एंजाइटी और फेयर की वजह से बोल नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्ची है, घर पे है, अपनी मदर के साथ बिल्कुल नॉर्मल कन्वर्सेशन करती है, जोक्स करती है, स्टोरी सुनाती है, लेकिन स्कूल में क्या है, टीचर जब उससे सवाल करती है तो वो सिर्फ क्या करती है, सर झुका लेती है और बिल्कुल जवाब ही नहीं देती। तो ये सिलेक्टिव म्यूटिज्म का साइन हो सकता है। इज इट क्लियर? सिलेक्टिव म्यूटिज्म क्या है ये तो हमने डिटेल से देख लिया, समझ लिया एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिलेक्टिव म्यूटिज्म के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। सिलेक्टिव म्यूटिज्म का कोई भी एक सिंगल रीजन नहीं होता, इसमें अक्सर मल्टीपल साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर मिलकर इस प्रॉब्लम को डेवलप करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो भी इस प्रॉब्लम को डेवलप कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्वेयर सोशल एंजाइटी है, वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म की बहुत बड़ी एक वजह हो सकती है, उसको डेवलप करती है। और सबसे कॉमन रीजन है सिलेक्टिव म्यूटिज्म का, सबसे कॉमन रीजन जो है वो स्वेयर सोशल एंजाइटी होती है। ऐसे बच्चे, जैसे कि फॉर ऐसे बच्चे जो अनफेमिलियर लोगों के साथ या पब्लिक सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि उनका बॉडी रिस्पॉन्स फ्रीज हो जाता है और वो बोल ही नहीं पाते। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इसकी भी एग्जाम्पल अगर हम लें, तो टीचर क्लास में बच्चे से कहती है कि अली अपना नाम बताओ, चाहे नाम ले भी रही है या अली खड़े हो जाओ, कोई क्वेश्चन कर लेती है, कुछ भी, तो क्या है, अली का हार्ट फास्ट बीट करने लग जाता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं और वो सिर्फ खामोश खड़ा रहता है। एंजाइटी इस कदर बढ़ती है कि बॉडी रिस्पॉन्स क्या होते हैं, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं।
सेकंड जो आपके पास रीजंस आती हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म की, वो है टेम्परामेंट, शाय पर्सनालिटी के जो बच्चे होते हैं, कि कुछ बच्चे जो है वो नेचुरली बहुत शाय और रिजर्व टेम्परामेंट के साथ जो है वो पैदा पैदा ही रिजर्व टेम्परामेंट के साथ होते हैं और बड़े ही शाय टाइप होते हैं। ऐसे बच्चों को जो अगर सपोर्टिव इन्वायरमेंट ना मिले, फॉर एग्जांपल वो शाय पैदा हुए हैं और वैसे ही कह दिया भाई इनकी तो नेचर ही ऐसी है, ये हैं ही ऐसे, ठीक है, तो हो सकता है उनमें सिलेक्टिव म्यूटिज्म डिवेलप हो जाए अगर इन्वायरमेंट प्रॉपर उन्हें ना दिया जाए, उनकी शाइनेस को ख़त्म ना किया जाए, उनके टेम्परामेंट पे काम ना किया जाए। ये तो किसी अक्सर माएँ कह रही होती हैं, ये किसी से नहीं बोलता, बस अपने काम की बात करता है, फ़ोन पे लगा रहता है या खेलता रहता है, बच्चों के साथ नहीं खेलता है, इसे पसंद ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों की पर्सनैलिटी बड़े होके भी ना डेवलप नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट ही रह जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड रीज़न जो हमारे पास सिलेक्टिव म्यूटिज़्म की है, उसे हम वो हो सकती है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी, के रिसर्च भी हमें ये बताती है कि जिन फैमिलीज़ में एंजाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, उनके बच्चों में सिलेक्टिव म्यूटिज़्म का रिस्क ज़्यादा होता है। यानी कि अगर पेरेंट्स या सिबलिंग्स में कोई शेयर शाइनेस या एंजाइटी हो, तो बच्चा भी उसका शिकार इजीली हो सकता है। फैमिली में तो कोई भी डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है, अगर वो चला आ रहा है तो वो 70% तो है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। फोर्थ जो हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, सिलेक्टिव म्यूटिज्म की कॉज हो सकती है, वो हमारे पास है लैंग्वेज डिफिकल्टीज। ठीक है, कभी कभी अगर बच्चा स्पीच डिले है, आर्टिकुलेशन का कोई प्रॉब्लम है, तो या उसे लैंग्वेज सीखने में, बोलने में कोई डिफ़िकल्टी है, अगर ये तीनों चीज़ें बच्चा फेस कर रहा हो, तो वो क्या करेगा, सोशल सिचुएशन में बात करने में थोड़ी हेजिटेशन फ़ील करता है इन चीज़ों की वजह से। ठीक है? आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, आर्टिकुलेटिंग जो पार्ट्स हैं, जो हमारे हैं, लिप्स, होंठ, इनमें कोई प्रॉब्लम है, वो सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाता चीज़ें या लैंग्वेज को सही तरीके से बोल नहीं पाता, का को घा बोल देता है या कुछ भी इस तरीके से, तो वो क्या है, हेजिटेशन की वजह से भी वो पब्लिक सिचुएशन में बोलना अवॉइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर बच्चा आर साउंड को ठीक प्रोड्यूस नहीं कर पाता और क्लास के बच्चे उस पे हंस देते हैं, तो वो क्या कर देता है, वो बोलना बंद कर देता है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो बाय बर्थ या किसी भी सिचुएशन की वजह से आपके साथ आई है, अगर लोग आपको वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं देंगे, आपको टीज करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप उस सिचुएशन से अवॉइड करोगे और वो चीज़ एक डिसऑर्डर में चली जाएगी। थर्ड फिफ्थ हमारे पास जो रीज़न हो सकता है, वो हमारे पास हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके सिलेक्टिव म्यूटिज्म को ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल को चेंज करना, न्यू इन्वायरमेंट, बुलिंग, स्ट्रिक्ट टीचर, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, सिलेक्टिव म्यूटिज्म को ट्रिगर कर सकती हैं। अगर अच्छा, ऐसा बच्चा जो फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली में सिलेक्टिव म्यूटिज्म था या एंजाइटी का इशू था, कोई ऐसा इशू था, ऐसे बच्चों के साथ जब इन्वायरमेंटल फैक्टर इस तरीके से आएंगे तो वो जल्दी ट्रिगर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा नॉर्मल है और उसको हमने स्कूल चेंज किया है तो वो उससे सिलेक्टिव म्यूटिज्म ही हो जाएगा, एज कंपेयर टू वो बच्चा जिसके जीन्स में ये चीजें थी, जिसके अंदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर था। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर बोलते हैं कि आपकी फैमिली में आपकी जो है वो जीन्स में कोई चीज़ आई हुई थी, आप चाहे 18 साल के हो गए या 25 साल के हो गए, डिप्रेशन था आपकी फैमिली में फॉर एग्जांपल, आपके जीन्स में आया, आपने बड़ी एक हस्ती बस्ती लाइफ गुजार रहे हैं और बड़ा ही अच्छा आपका सब कुछ जा रहा है, तो अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपके जीन्स में एक चीज़ है, प्री डिस्पोज है आपके जीन्स में। अब आपको जब आपको किसी टेंशन ने ट्रिगर किया, किसी स्ट्रेस ने, तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की वजह से आपको डिप्रेशन होने के या कोई भी डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू उस अडल्ट के, उस बच्चे के, उस इंडिविजुअल के जिसके अंदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर पहले से नहीं था। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं कि अक्सर बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो हम कहते हैं इनकी लाइफ तो बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, इतनी सी बात पे तूने क्यों किया। बहुत बड़े एक्टर्स जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो अक्सर जब हम उनकी एक लॉन्ग टर्म स्टडी करें, डेप्थ में जाके स्टडी करें, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल को उतना ट्रिगर नहीं करती, जो बात वो उनको ज्यादा कर जाती है। तो इसी तरह अगर आपके बच्चे के अंदर जीन्स में कोई एंजाइटी, कोई चीज़, कोई इस तरीके से की चीज़ है, तो जब उसके साथ हम इन्वायरमेंट में कोई छेड़खानी, कोई ऐसी चीज़ करेंगे, तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे बच्चों को ज़्यादा हिट करते हैं, ज़्यादा ट्रिगर करते हैं।
अब जो है वो सिम्पटम क्या-क्या हो सकते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज़्म के, जो कि कॉमन सिम्पटम्स हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहला तो हम जो पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया कि स्पेसिफिक सिचुएशन में ना बोलना उसका पहला सिम्पटम हो सकता है। सबसे मेन सिम्पटम होता यही है कि बच्चा कुछ पार्टिकुलर सिचुएशंस में बिल्कुल बात नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में खामोश है, घर में बिल्कुल नॉर्मल है। सेकंड सिम्पटम क्या हो सकता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पैटर्न्स को यूज़ करता है। ठीक है, ऐसे बच्चे बोलते नहीं हैं बल्कि क्या करते हैं, गेस्चर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर हिला के हाँ या ना कह देना, फिंगर से पॉइंट कर देना, पेपर पर लिख देना। मोस्टली अपनी कम्युनिकेशन में जहाँ जो सिचुएशन वो अवॉइड करना चाहते हैं, जिस सिचुएशन में उन्हें बात नहीं करनी, वहां पे क्या करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। थर्ड सिम्टम क्या हो सकता है, आई कॉन्टेक्ट अवॉइड करना। तो सिलेक्टिव म्यूटिज्म वाले बच्चे क्या करते हैं, आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं ड्यू टू एंजाइटी। ठीक है, क्योंकि उन्हें एंजाइटी हो रही है, फेयर हो रहा है, तो आई कांटेक्ट तो होगा ही नहीं। फोर्थ सिम्टम क्या हो सकता है, फ्रोजन बॉडी लैंग्वेज। कि जब उनसे बात करने को कहा जाता है तो उनका बॉडी पोस्चर स्टिफ हो जाता है, एक जगह बिल्कुल जम जाएंगे, टिक जाएंगे, मूव भी कम करते हैं और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं क्या, फ्रोजन बॉडी लैंग्वेज, एक ही जगह पे बिल्कुल ऐसे फ्रीज हो जाना। फिफ्थ सिम्टम क्या हो सकता है, विस्परिंग टू द ट्रस्टेड पर्सन। ठीक है, कि कभी कभी बच्चा सिर्फ अपनी मदर या क्लोज फ्रेंड के कान में धीरे से विस्पर करता है और वो पर्सन टीचर को बता देता है। टीचर ने कोई सवाल पूछा है, या ऐसे बच्चे इन क्लिनिक आपके पास आएंगे तो आप उनसे कोई बात पूछेंगे, तो उनकी अम्मा कह रही होती है, अच्छा बेटा तुम उसे ना बताओ, मुझे बताओ, मेरे कान में बता दो। या इवन डेवलपमेंटल स्टेजेस पे हम बच्चों के साथ ये चीजें कर रहे होते हैं। हाँ, अगर आपके बच्चे ने एक स्पेसिफिक माइलस्टोन को हिट नहीं किया तो आप उनके साथ ये पैटर्न्स अप्लाई करें, उन्हें कहें, उनका कॉन्फिडेंस चलें बूस्ट करें। लेकिन जब आप देख रहे हैं आपका बच्चा एक प्रॉपर एज में चला गया है और उसके बावजूद भी वो एक बाहर की सिचुएशन में बात नहीं कर रहा, आपके कान में विस्पर कर रहा है, तो इस चीज के लिए उन्हें मोटिवेट मत करें, उन्हें अप्रिशिएट मत करें, उनके नीड्स को फुलफिल मत करें जब तक वो सही तरीके से खुद अपने नीड किसी थर्ड पर्सन को भी नहीं बता रहे, जहां उन्हें बतानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम देख लेते हैं कि स्पीच थेरेपी की जो टेक्निक्स हैं, जो एज अ स्पीच थेरेपिस्ट ऐसे बच्चों के साथ हम यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक हमारे पास आती है उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस फेडिंग। ठीक है, स्टिमुलस फेडिंग क्या होता है, बेसिकली स्टिमुलस फेडिंग एक बड़ी ही इफेक्टिव टेक्निक है। इस टेक्निक की हम बात कर रहे थे, स्टिमुलस फेडिंग की, कि ये स्टिमुलस फेडिंग एक इफेक्टिव टेक्निक है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, बेसिकली ग्रेजुअली हम नए लोगों को कन्वर्सेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, ग्रेजुअली। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसका प्रोसेस बेसिकली कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल बच्चा अपनी मदर के साथ रूम में बात कर रहा होता है, तो थेरेपिस्ट क्या है, डोर से रूम में एंटर करता है लेकिन इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, चुप करके एंटर हुआ है, आराम से बैठ गया है, थोड़ा दूर बैठ गया है पहले, या जहां पे देखे कि अच्छा मेरे इतने डिस्टेंस पे बैठने से बच्चा जो है वो कंफर्टेबल है, तो उतना वो बैठ गया, लेकिन इंटरफेयर नहीं किया उसने कम्युनिकेशन में। थेरापिस्ट क्या है, स्लोली कन्वर्सेशन का हिस्सा बनता है। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, मदर के साथ बात कर रहा है आराम से, थेरापिस्ट रूम में जाके चुप करके बैठ गया है। थेरापिस्ट उसके बाद जब कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना है तो बिल्कुल सिंपल सवाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अली तुम्हारी फेवरेट गेम क्या है। अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली जवाब नहीं देता तो मदर इनकरेज करती है। ठीक है, तो ग्रेजुअली बच्चा थेरेपिस्ट के साथ भी बोलना स्टार्ट कर देता है। और इसमें फेडिंग का क्या मतलब था, स्टिमुलस फेडिंग के स्लो स्लो ग्रेजुअली दूसरे तीसरे सेशन तक हम क्या करते हैं कि रूम में जहाँ कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ थेरेपिस्ट डायरेक्टली एंटर करे बच्चे के पास, वहाँ मदर की प्रेजेंस के बगैर, ताकि बच्चा जो है वो अपने जो क्लोज वंस उसके रिलेशनशिप हैं उनके बगैर भी दूसरे लोगों के साथ सोशल सिचुएशन में कम्युनिकेट करे और कॉन्फिडेंट फील करे। ठीक है, टेक्निक टू हमारे पास क्या होती है, उसे हम कहते हैं शेपिंग। शेपिंग आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत ही कॉमन चीज है, बस चीजें वही होती हैं, टेक्निक्स वही होती हैं, गो बस उन टेक्निक को डिफरेंट मेथड के साथ और डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। यही शेपिंग हम अगर किसी बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए यूज करें तो टेक्निक कोई और होगी, उसमें स्टेप्स कुछ और होंगे। किसी बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए यूज करें तो स्टेप्स कुछ और होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम जो कर रहे हैं यहाँ थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। तो शेपिंग का मतलब है कि स्मॉल स्टेप्स को रीइंफोर्स करना। तो हम डायरेक्ट शेपिंग जो है वो
एक्सपेक्ट नहीं करते बच्चे से कि हम पहले के डायरेक्ट स्पीकिंग जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते बच्चे से कि वो पहले ही बोलना शुरू कर दे। तो हम पहले स्मॉल जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो छोटे छोटे रिस्पॉन्स बच्चा दे रहा है, आपका नाम क्या है, वो सिर्फ वन वर्ड बोल देता है कि मेरा नाम अली, सिंपल नीचे मुंह करके और सर नीचे करके बड़ा ही स्लो साउंड करके। तो हम क्या करते हैं, हम उन रिस्पॉन्सेज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बच्चा जो है वो सिर्फ सर हिला के आंसर दे रहा है, बच्चा फिर विस्पर करता है, फिर शॉर्ट वर्ड बोलना शुरू करता है, उसके बाद जाके फुल सेंटेंस बोलता है। तो हर स्टेप पे इवन साथ अगर मदर भी है ना उस सिचुएशन में, अगर हम पहले टेक्निक की एक्सटेंशन में इस टेक्निक को लेके आए, तो दोनों थेरेपिस्ट मदर दोनों मिलके जो है बच्चे को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वेरी गुड अली, तुमने विस्पर किया, एक्सीलेंट जॉब, जो भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो टेक्निक 3 जो है वो हमारे पास है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हम सब इसके बारे में जानते हैं कि जब भी बच्चा स्पीकिंग जो है वो अटेम्प्ट करेगा तो उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड क्या हो सकती है, वर्बल फ्रेज हो सकती है, स्टिकर्स हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, कोई स्मॉल जो है वो खिलौने टाइप चीजें हो सकती हैं। आई थिंक रीइंफोर्समेंट के मेथड को मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं इससे। टेक्निक 4 हमारे पास क्या होती है कि तो जो हमारे पास फोर्थ टेक्निक है हमारे पास सिलेक्टिव म्यूटिज्म के लिए, वो है डिसेंसिटाइजेशन, जो हम अप्लाई करते हैं बच्चों पे। इस टेक्निक में क्या है कि बच्चे की एंजाइटी को हमने ग्रेजुअली कम करना होता है। सिंपली जैसे एंजाइटी का हमारे पास क्लाइंट आ जाए तो उसकी हम डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, ग्रेजुअली जो है वो एक्सपोजर करवाते हैं, एंजाइटी को कम करते हैं हम करके डिफरेंट चीज़ों को फॉलो अप करके एक्सपोजर के साथ। तो यहाँ सिलेक्टिव म्यूटिज्म का जो मेन रीजन है वो भी तो हमारे पास जो है वो एनजाइटी है ना। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, पहले बच्चे की एनजाइटी को हम कम करेंगे ताकि जो फेयर है उसके अंदर से वो खत्म हो सके। ठीक है, बच्चे की एनजाइटी को ग्रेजुअली कम किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि बच्चा थेरापिस्ट के साथ बात करता है तो उसकी रिकॉर्ड तो बात करता है और उसकी वॉइस रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग टीचर को सुनाई जाती है, फिर बच्चा टीचर के साथ सेम रूम में विस्पर करता है। तो ग्रेजुअली इससे क्या होती है, नॉर्मल जो एक स्पीकिंग है वो डिवेलप हो जाती है बच्चे के अंदर। टेक्निक 5 कौन सी होती है, प्ले बेस्ड थेरेपी। वैसे तो आर्ट एंड प्ले थेरेपी एक प्रॉपर जो है वो अलग से कोर्सेज होते हैं, इनको सीखा जाता है, जो बच्चों के साथ अप्लाई की जाती हैं डिफरेंट डिसऑर्डर में। इवन स्पीच थेरेपिस्ट भी जो है वो ये आर्ट एंड प्ले थेरेपीज जो है वो अप्लाई करते हैं और इनके भी काफी अच्छे जो है वो इफेक्टिव रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। ये भी जो आर्ट एंड प्ले थेरेपी के जो टेक्निक्स हैं वो भी हर डिसऑर्डर में जो स्पीच से रिलेटेड है, बिहेवियर से रिलेटेड है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। पूरा एक अलग ही मैकेनिज्म और अलग ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इनका। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सी चीज आपको बता देती हूँ जो सिलेक्टिव म्यूटिज्म में यूज की जाती है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए प्ले थेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, गेम्स एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं, नेचुरल कम्युनिकेशन को इनकरेज करते हैं। फॉर एग्जांपल पपिट प्ले, रोल प्ले, बोर्ड गेम्स, प्रिटेंड इन प्ले। तो कभी जिंदगी में अगर आपने आर्ट एंड प्ले थेरेपी कभी पढ़ा तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, अभी नहीं आएंगी इतनी ज्यादा। 6 पे हम क्या करते हैं कि हम फोर्स स्पीच को अवॉइड करते हैं। थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है किसी भी डिसऑर्डर में कि बच्चे